करेंगे एच पाइलोरी के बारे में। ये क्यों इसके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है, सेहत पर इसके असरात, कब इसका इलाज हमें स्टार्ट कर देना चाहिए और इसकी तशख़ीस किस तरह से हो सकती है, क्या ज़रूरी एहतियाती तदाबीर हैं और इसके अलावा हिकमत में इसका क्या इलाज है। तो ये सब बातें जानने के लिए आज हमने मॉर्निंग शो में जिस मुअज़्ज़ज़ मेहमान को इनवाइट किया है, आप माहिर तिब यूनानी और नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं और साथ ही साथ आप कप थेरेपी के बारे में आपका इल्म है, आप बड़ी नॉलेज रखते हैं। और इसी सिलसिले में आज हम आपसे जानेंगे कि आप ये जो एच पाइलोरी के पेशेंट्स होते हैं इनको किस तरह से ट्रीट करते हैं, इनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। तो जनाब हकीम उस्मान चिश्ती साहब आज हमारे मॉर्निंग शो में हमारे साथ मौजूद हैं। हकीम साहब, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। यू आर वेलकम। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि कप थेरेपी के भी आप माहिर हैं, हिजामा जिसे कहा जाता है, जो कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक भी तरीका इलाज जो है ये बड़ा बेनिफिशरी है। हिकमत के मुताबिक एच पाइलोरी क्या है, इससे मेरी की किस खराबी या जो मिजाजी बिगाड़ जिसको कहा जाता है उससे इसको जोड़ा जा सकता है। जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि एच प्लोरी जौन सी है ये आया कि क्या मर्ज़ है। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि एच प्लोरी बेसिकली हेलिकोबैक्टर प्लोरी एक ऐसा जरसूमा है जो कि हमारे आलूदा पानी से या हमारी वो खुराक जो कि स्ट्रीट फूड से, मुख्तलिफ़ किस्म के डस्टी फूड से या इस किस्म के खुराक से कि जो कि स्ट्रीट फूड के अलावा हम गंदी तले हुए चीज़ों में इस्तेमाल जो चीज़ें होती हैं उससे बनी हुई चीज़ों से इस्तेमाल, ये उस हवाले से जौन सा हमारे मुंह के हवाले से अंदर स्टोमिक तक जाता है। मतलब एक वायरस है ये? वायरस नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है जो आप और ये एक ऐसा जरसूमा चीज़ें खाते हैं। एग्जैक्टली ये एक ऐसा जरसूमा है जो कि हमारे स्टोमिक को भी मुतासर करता है, उसके साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम को भी मुतासर करता है, मस्कुलर सिस्टम को भी मुतासर करता है। और तो इसकी इब्तदाई अलामात क्या है? एग्जैक्टली इसकी इब्तदाई अलामात में सबसे पहले मैदे में सोजिश शुरू होती है ना जब, तो फिर थोड़ा सा जलन का होना, बदहज़मी होना, खट्टे डकार का आना या मुंह में पानी आने की वजूहात की बिना पे भी हम इसको तशख़ीस कर सकते हैं जी। और उसके साथ साथ असल में इसमें सबसे पहले तशख़ीस के साथ साथ सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी होगा कि पेशेंट जवान है या पेशेंट बूढ़ा है, क्योंकि ये नौजवानों में ज़्यादा ये अटैक होता है। अच्छा। क्योंकि नौजवान ज़रूरत से ज़्यादा, बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा जौन सा है वो बाहर के खाना खाते हैं, आलूदा पानी पीते हैं, ठीक है, और इस किस्म की चीज़ें खाने की वजह से ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो तशख़ीसी हवाले से सबसे पहले हमारे पास तो टेस्ट भी मौजूद हैं। जिद्दत के हवाले से हम उसको पहले ब्लड टेस्ट के ज़रिए भी हम कर सकते हैं तशख़ीस, इसके अलावा स्टूल टेस्ट से भी हम कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम इसके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट और भी शामिल हैं जिसमें एंडोस्कोपी के ज़रिए भी हम उसमें ये देख सकते हैं कि इस पेशेंट में जौन सा ये जरसूमा है और कितनी तादाद में मौजूद है। अच्छा, एंडोस्कोपी तक बात पहुंच जाती है? एंडोस्कोपी भी करवानी ज़रूरी होती है अगर इसको जौन सा ना ज़्यादा जौन से ज़रूरत से ज़्यादा ये मसला क्रिएट हो जाए। बेसिकली ये काम जो है ये एसिडिटी से स्टार्ट होता है, मेरे में जलन, तेजाबियत, हाँ, जिसको हम सीरियस लेते ही नहीं है, हम जी खुद से ही उसका ट्रीटमेंट करना घर पे ही शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब ये प्रॉब्लम आए तो आप कम अज़ कम अपने फिजिशियन के पास लाजमी जाएँ और इसकी होम रेमेडीज़ स्टार्ट करें, मगर उसके साथ साथ अपने मुआलिज के पास लाजमी जाएं ताकि इसकी बर वक्त तशख़ीस के साथ बर वक्त इसका इलाज मुमकिन हो सके। अच्छा, तशख़ीस के दौरान सबसे पहले हमें ये ख्याल करना चाहिए कि समटाइम इंसान जौन सा ना मुआलिज जौन सा कहता है आपको कि आप या पेशेंट खुद से टेस्ट करवाना शुरू कर देता है। आप ब्लड टेस्ट अगर शुरू से खुद करना शुरू कर देते हैं तो उससे ये होता है कि ब्लड टेस्ट में समटाइम जितना एंटीबायोटिक्स या जितनी आपके अंदर जौन सा है वो बैक्टीरिया होते हैं वो सम टाइम जौन सा ना उसमें अपीयर हो जाते हैं, मगर आप पेशेंट जौन सा है वो उसकी हालत बिल्कुल ठीक होती है। तो इस वजह से कोशिश ये करनी चाहिए कि स्टूल टेस्ट भी करवाएं और उसके साथ साथ आप ब्लड टेस्ट करवाएं और एक इसका और टेस्ट होता है उसको कहते हैं यूरिया ब्रीथ टेस्ट जी। उससे भी ये अलामात हमें पता चल जाती हैं कि आया कि इसको एच प्लोरी का प्रॉब्लम है या नहीं। अच्छा, और इसका बर वक्त तशख़ीस करने से ही इसका इलाज मुमकिन है। वो क्या ब्रीदिंग कुछ टेस्ट होते हैं? एग्जैक्टली वो ब्रीथ टेस्ट होता है जिसके ज़रिए से जौन सा ना हम ब्रीथ लेते हैं, वो कार्बन का पहले एक कार्बन फिलर एक कैप्सूल होता है वो हम इनटेक करते हैं और उसके बाद जौन सा है हम उसको ब्रीथ करवाते हैं। उससे ये पता चल जाता है कि आया कि जौन सा ना ये ब्रीथिंग से जौन सा है
इसमें कार्बन के जो अच्छा, मॉलिक्यूल्स पहला हकीम देखा है जो इतने जदीद मतलब टेस्ट और आप उसकी ट्रीटमेंट। वजह की जिद्दत जोन सी है ना, वो हमें ज़रूर अपनानी चाहिए। आज हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, और इसको इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि ताकि हम थोड़ा सा जिद्दत को भी क्लोज अप कर सकें, उससे हम फ़ायदा उठा सकें। अब एक चीज़ हमारी जिद्दत में शामिल हो गई है तो हमें उसका ज़रूर सहारा लेना चाहिए। अच्छा, हमारे तिब्ब नबवी के साथ साथ हमारी यूनानी तिब में जब तशखीस होती है तो वो नब्ज़ के ज़रिए होती है, और नब्ज़ के पल्स के ज़रिए हम उसको देखते हैं कि आया कि जौन सा ना इसकी पल्स में क्या किस किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमें पल्स में स्टोमिक की इंडिकेशंस आ जाती हैं, और स्टोमिक की इंडिकेशंस के बाद हमें ये चीज़ की श्योरिटी होती है कि आया कि पेशेंट में जौन सा सीने में जलन है, आया कि उसको कब्ज़ का दायमी मसला है, या आया कि उसको जौन सा है किसी किस्म की बदहज़मी और गैस की सूरत हाल है। ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये उन लोगों को भी ज़्यादा होता है जिनमें ख़ास तौर पर दायमी कब्ज़ का शिकार होते हैं। ठीक है। मुसलसल कॉन्स्टिपेशन रहने से भी एच प्लोरी का मसला ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात खाने से ज़रूरत से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात खाने से भी एच प्लोरी का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है। स्टोमिक ज़रूरत से ज़्यादा स्लगिश हो जाता है, और उस हवाले से बहुत ज़्यादा जौन सा ना इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो फिर ये मैदे तक ही ये जो है ये रहती है बीमारी, या फिर पूरे जिस्म को इफेक्ट करती है? अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको और इसमें क्लियर करता चलूँ कि एच प्लोरी वाले जो पेशेंट है, ये एनजाइटी और डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा इनमें अंसर पाया जाता है, और मरीज़ ये तसव्वुर कर रहा होता है शायद मुझे एनजाइटी और डिप्रेशन है, और वो बहुत जल्दी जौन सा ना कोशिश उसकी होती है कि मैं किसी माहिर नफ्सियात के पास जाऊँ, हालांकि उसको माहिर नफ्सियात की ज़रूरत नहीं होती, उसको माहिर अमराज जिगर व मैदा की ज़रूरत होती है। अच्छा। और जब वो माहिर नफ्सियात के पास जाता है तो मुख्तलिफ़ किस्म की एंटी ख़ास तौर पर डिप्रेशन मेडिसिन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करता है। वो मैदे को मज़ीद स्लगिश कर देती है, खाते हैं तरह तरह की, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेडिसिन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, चाहे वो बीपी की है, चाहे वो हार्ट की है, या चाहे वो डिप्रेशन और मैदे की है, वो आपको डिस्टर्ब करती हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा जौन सा ना वो मैदा खाली रहने की सूरत में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सही। हमारी ईटिंग टाइमिंग और हमारे ख़ास तौर पर हमारी स्लीपिंग आवर्स ये बड़ी मेंटेन रखनी पड़ती है हमें। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, हमारी अमूमी तौर पर लंच टाइम में हमारा ब्रेकफास्ट टाइम आ रहा होता है, और हमारा डिनर टाइम में हम उसको लंच टाइम किया होता है, क्योंकि लेट नाइट फूड ज़्यादा इस्तेमाल जौन सा है वो एच प्लोरी का सबब डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, आप खाना ठीक से हजम नहीं करते, टाइमिंग्स बहुत मैटर करती हैं, और फिर हम जो ऊट पटांग जो जैसे बाहर के खाने खाना, एहतियात नहीं करनी है, हाइजीन्स का हम उसमें ख्याल नहीं रखते हैं। अच्छा, ये कौन सी आप ऐसे पेशेंट्स को ग़िज़ाएं जो है रिकमेंड करते हैं कि उनको किस किस्म की डाइट लेनी चाहिए? ये जो बिल्कुल ऐसे ही जी, जो एच प्लोरी के जो पेशेंट होते हैं उनको कम अज़ कम जौन सा है वो 2 टाइम ग़िज़ा अच्छे तरीके से खानी चाहिए। मैं 3 टाइम तो नहीं कहूँगा, मगर 2 टाइम ज़रूर कहूँगा कि अच्छे तरीके से ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और प्रॉपर टाइमिंग में करें। इसमें फ्रूट में जो चीज़ें शामिल हैं, सेब, केला और मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पीयर हो गया, और वो फल जो कि तुर्श ना हो। ठीक है, जो फल तुर्श हैं वो इसमें ममानियत है। मेरी मुराद लेमन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, और मेरी मुराद आप किन्नू मसम्मी भी नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें खटास होती है। जिन चीज़ों में एसिड ज़्यादा होता है वो चीज़ें, वो फल इस्तेमाल नहीं होते। अच्छा, सब्जियों में जो उनसे आप कद्दू, खीरा, घिया तोरी, और इसके अलावा जौन सा है वो बंद गोभी और ब्रोकोली और फूल गोभी, ये ज़रूरत से ज़्यादा आप इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल करना आपके लिए मुफीद है। तो होती है ना उसमें भी तो बंद गोभी, क्योंकि ये ग्रीनिश ऐसी सब्जी है जो कि ख़ास तौर पर जिसमें ऑक्सीडल बहुत होता है, पानी की बहुत अच्छी मिकदार होती है, और इसमें एक ऐसा आप अल्कलाइन शामिल है जो कि ख़ास तौर पर आपके मिजाज को, आपकी अंदर एसिड को कम कर सकता है। अच्छा। ठीक है, आपके पीएच वैल्यू को जो सा ना नॉर्मलाइज कर सकता है। इस वजह से ये जो सी चीज़ें हैं ये आपके लिए ज़्यादा मुफीद हैं। ये सब्जियां ज़्यादा मुफीद हैं, और जो सब्जियां नहीं ज़्यादा मुफीद वो भी मैं आपको बताता चलूँ, जिसमें पालक, मेथी, साग और बैंगन और इस किस्म की सब्जियां जो सी हैं वो आपके लिए इस मसाइल में, एच प्लोरी मसले में, करेले भी इस मसले में जो सा है ये ज़्यादा मुफीद नहीं है। मतलब जो मिजाज में अपने अफादियत में गर्म है और जिनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, खटास बिल्कुल, एक्चुअली ये जो सब्जियां जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली ये जो सब्जियां होती हैं ये तबीयत में ड्राइनेस पैदा करती हैं। हाँ, खुश्की। और ये खुश्की की बिना पे ये मर्ज ज़्यादा अच्छे तरीके से ये जरसूमा नशोनुमा पाता है। और उस हवाले से कोशिश ये करनी चाहिए कि खुश्क ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। हाँ, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे
ख़ास तौर पर हम सुबह के नाश्ते में दही का इस्तेमाल बहुत कम लोगों में घरों में किया जाता होता ही है। हमें योगर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि हम ये एक कहते हैं, प्रोबायोटिक है। और स्पेशली हमारे जब वेदर चेंज होता है तो हम दही तो बिल्कुल ही बंद कर देते हैं Exactly. सर्दियों की तरफ आते हैं तो घर में दही आना बंद। गर्मियों का जी हम जी लस्सी पिएं, दही खाएं ठंडा, और वो आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे, ये प्रोबायोटिक का इस्तेमाल, क्योंकि दही हमारा एक प्रोबायोटिक है, प्रोबायोटिक का इस्तेमाल हमें लाजमी तौर पर करना चाहिए। और प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करने से खास तौर पर हमें अंदर की इन्फ्लेमेशन भी खत्म होती है, और उसके साथ साथ कुदरती तौर पर जो सा है वो एक ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि खास तौर पर उसके दरमियान जो सा ना वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की रोकथाम कर सकती है। अच्छा, इसमें हमें ये भी बताइएगा उस्मान चिश्ती साहब कि कोई ऐसा नुस्खा जो कि सबके लिए यकसा मुफीद हो, आप क्या रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ग़िज़ा के मुतालिक आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। प्लीज़। इसमें आप कद्दू का इस्तेमाल दही के रायते में, ये बहुत मुफीद है। ये ग़िज़ा भी है, दवा भी है। ठीक है, और ये रायता होता है बहुत टेस्टी है। एग्जैक्टली, कद्दू का रायता। इसके अलावा खीरे का रायता भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट को चेंज करने के लिए इस बीमारी में बहुत मुफीद है। उसके अलावा आप दही के अंदर जो सा है थोड़ा सा हल्दी को मिक्स करके ये भी आप इस्तेमाल करने से आपका अंदर से इन्फ्लेमेटरी सिस्टम, आपका अगर इन्फ्लेमेशन हो या ख़राश हो या समटाइम जो सा स्कार्स बन जाते हैं, वो भी स्टोमिक के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग जो सा फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करते। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दोपहर को जो सा ना जो इस मर्ज़ में मुब्तला है उनको अमरूद बीज निकाल के वो इस्तेमाल करें। उसमें रिच किस्म की जो सी है आपको कैल्शियम सी, विटामिन सी मिलेगा और कैल्शियम मिलेगा, वो इसके इस्तेमाल से भी जो सा हम इस चीज़ को बहुत अच्छा फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। अच्छा, अब आपने नुस्खे के मुतालिक एक बताया, तो मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि हर एक नुस्खा हर एक के लिए वैलिड नहीं होता, मगर उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि मैं वो चीज़ आपको बता देता हूँ जो हर एक के साथ यकसा मुफीद रह सकती है। आप हम वज़न, हल्दी, सौंफ और मलट्ठी, ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और उसके साथ साथ जो सा है ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए, एच प्लोरी के ख़ास तौर पर ऐसे मसाइल जो कि ये जरसूमा जो सा नशरुमा पाता है, उसके लिए ये बहुत अच्छी अफादियत इसमें शामिल है। ये तीनों चीज़ें हम वज़न इस्तेमाल कर सकते हैं और दिन में जो सा 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के आधे घंटे के बाद नीम गर्म पानी के साथ इसका इस्तेमाल करें और इससे आप बहुत मुफीद अच्छे रिज़ल्ट पा सकते हैं। इसके अलावा जो सा है तुख्मे बलंगो, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में चाय मिक्स करके इस्तेमाल कर लें या पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों सूरतों में। एग्जैक्टली, ये तुखम होते हैं, तुख्मे बलंगो, और बासानी जो सा ये पंसार स्टोर से मिल जाते हैं, आप उसका इस्तेमाल भी ये कर सकते हैं। और क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि जो कि आपके अंदर जो सा कोई ज़ख़म हो या आपके अंदर किसी किस्म का कोई अल्सर की सूरत हाल हो या बिगड़ा हुआ कोई एच प्लोरी हो, तो ये उसके लिए बहुत मुफीद है। ठीक है, ये आपने हमें ग़िज़ाएं बताई और नुस्खे भी बताए आपने कि हम कौन से, और ये वो नुस्खे हकीम साहब बता रहे थे कि जो सबके लिए यकसा मुफीद हैं। इसका अगर किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा तो किसी को नुकसान भी नहीं होगा। एग्जैक्टली, हाँ। और बाकी आपने कहा था कि मैं अपने पेशेंट को इस तरह से हम ट्रीट करते हैं कि पहले उसके बाकायदा टेस्ट उसके होते हैं, उसके बाद हर पेशेंट के लिए ये हर एक नुस्खा जो है वो सबके लिए यकसा मुफीद नहीं होता है। अमूमी तौर पे सोशल मीडिया पे भी वैसे भी जब लोग आते हैं वो बताते हैं, नुस्खे बता देते हैं, तो वो हर कोई यूज़ करना शुरू कर देता है। मैं यही कहूँगा कि आपके पास जब भी ये कुछ इस किस्म का कोई मामला आए तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप एक अच्छे मुआलिज, अच्छे तबीब के पास ज़रूर जाएँ, ताकि आपको वो ग़िज़ा के मुतल्लिक, आपको ख़ास तौर पर जो सा दवा के मुतल्लिक और आपको अपनी बीमारी के मुतल्लिक अच्छे तरीके से आगाह कर सके। ठीक है। अच्छा, ये जो एच पाइलोरी है, इसका मुकम्मल खात्मा है या बार बार ये लौट कर आता है? जी बिल्कुल, इसका बहुत अच्छा जो सा ट्रीटमेंट मौजूद है। बेसिकली ये एक ऐसा जरसूमा है जो कि एक ख़ास किस्म के टेम्परेचर में नशोनुमा पाता है। उसको एक अच्छी फील्ड मिलेगी तो ये नशोनुमा पाएगा। आप कोशिश करें हाइजेनिक, साफ़ सुथरी ग़िज़ा खाएँ। अच्छा, इसके ख़ास तौर पर इस बीमारी में जो सा ना मैं 1-2 चीज़ें और आपको इंडिकेट कर दूँ कि हमारे घरों में चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स का, जूसेस का, बेवरेज का और प्रोसेस फूड का, और इसके साथ साथ जो सा है वो वाली फूड जो कि हम रेडी टू ईट फूड इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए, क्योंकि उसके इस्तेमाल से एच प्लोरी के मसाइल बढ़ जाते हैं। ठीक है, और हमारी पूरी गट हेल्थ जो सा है मुतासर होती है। ठीक है, तो उस हवाले से जो सा ना प्रोसेसिंग फूड से एहतियात करनी चाहिए, और चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, इससे बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल है कि ये नहीं होने चाहिए। आजकल तो हमारे ये ट्रेंड में शामिल है कि जब भी हम किसी के घर मेहमान जाते हैं या किसी को अपने घर इनवाइट करते हैं तो सबसे पहले उसकी टेबल पे हम चाय रखते हैं,
और जो कि चाय जौन सा ना उसमें एसिड शामिल है, आपके कोल्ड ड्रिंक्स में एसिड शामिल है, आपके मुख्तलिफ़ किस्म के स्पाइसी फूड में एसिड शामिल है, तो वो जौन सा है इस मसाइल के लिए जौन सा ना इसको बढ़ाता है। और यकीनी हद तक हमारे ख़ास तौर पर पाकिस्तान में 50% के जो मसाइल हैं उसमें ये चीज़ देखी गई है कि 50% से ज़्यादा लोगों में एच प्लोरी की जौन सा है वो रेशो ज़्यादा आई है, और मैदे के मसाइल बढ़ने की वजह से, बिगड़ने की वजह से एच प्लोरी का मसला ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको कि सीरियस ही नहीं लिया जाता है। अगर किसी की एसिडिटी है, किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो मैदे में जलन हो रही है, तो हम कहते हैं नहीं बस ये आप वो कोल्ड ड्रिंक, बल्कि उसको और उल्टा वो बोतल में नमक डाल के दे दो या कुछ इस तरह के तजर्बे कर लो। एग्जैक्टली। और सेकेंडली एक और चीज़ जो कि ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि जो हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, हमें वो अच्छा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जो हम फ़िल्टर ऑयल इस्तेमाल करते हैं ये हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हमें देसी घी इस्तेमाल करें और ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, वो इस प्रॉब्लम के लिए, इस बीमारी के लिए मुफीद है। और ऑलिव ऑयल कहाँ मिलता है खालिस? थोड़ा सा आपको जिद्दत के साथ साथ जौन सा ना इन चीज़ों का भी ऑलिव ऑयल का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान में आपको कोई प्योर या असल बिल्कुल ठीक है। अब अगर देसी घी पे चलो देहात में या किसी के घर में अगर माल मवेशी हैं, जानवर हैं, तो वो वहाँ से आप उम्मीद कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल का तो आप देखें, नेचर के करीब जाना मुश्किल ज़रूर है, मगर आप कोशिश ज़रूर करें। जब आप कोशिश करेंगे तो हर चीज़ जौन सा ना आप उसको पा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एच पाइलोरी के पेशेंट्स हैं, इनको सिर्फ इन ऐसे पेशेंट्स को सिर्फ हकीमों पर इत्तेफाक आप कह रहे हैं कि इत्तेफाक नहीं करना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा इसके ट्रीटमेंट की तरफ, इसके इलाज की तरफ आना चाहिए। ऐसे ही एग्जैक्टली। असल में मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे से इलाज करवाएं, या मैं ये नहीं कहता आप डॉक्टर से इलाज करवाएं। मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट को अवेयरनेस अच्छी आनी चाहिए, पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि मैंने क्या क्या चीज़ इलाज के दौरान इस्तेमाल करनी है। अच्छा मौलिज वो होता है कि जो सबसे पहले आपको दवा के साथ साथ आपको अच्छे तरीके से फूड के मुतालिक भी गाइड अच्छी करे। ठीक है, आप परहेज़ अच्छा करेंगे तो तब आपकी जाके जौन सा ना आपको अच्छा फ़ायदा होगा। अकेला एंटीबायोटिक आपको फ़ायदा कभी नहीं कर सकती। और एक बात याद रखिएगा, बायो का मतलब ज़िंदगी है और एंटी का मतलब आप समझ सकते हैं कि एंटी ज़िंदगी। ठीक है, इसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा जौन सा ना स्टोमिक को नुकसान दे सकता है। आप थोड़ा सा ये जो मैंने आपको थोड़ा सा रेमेडी बताई है, हाँ। ये रेमेडी इतनी इजी है और इससे मैंने पेशेंट को फुल फ्लज क्योर किया है, यानी कि एच प्लोरी का मसला जड़ से ख़त्म हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट थोड़ा सा सब्र नहीं करता। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कम अज़ कम जौन सा ये 20 से 25 दिन मुसलसल ये दवा का इस्तेमाल करे तो उसका जरसूमा डेड हो जाता है और उसका जौन सा है वो नेगेटिव हो जाती है, उसकी रिपोर्ट जौन सी है नेगेटिव आएगी। मैंने रिपोर्ट्स का इस वजह से आपको मैंने कहा है क्योंकि हम मुआलिज को तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता है, मगर पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए हम रिपोर्ट्स करवाते हैं ताकि पेशेंट को एक्नॉलेज हो जाए कि मैं किस जगह पे स्टैंड कर रहा हूँ और मैंने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल। जब तक पेशेंट में खौफ नहीं ना आता, एक बात याद रखिएगा, पेशेंट परहेज़ नहीं करेगा। पेशेंट परहेज़ करेगा उस वक्त जब उसके दिल में खौफ आएगा कि ये मुझे बीमारी हमला कर रही है और ये बढ़ सकती है। क्योंकि आप ये देखिएगा, एच प्लोरी बढ़ने से अल्सर बढ़ सकता है, एच प्लोरी ज़्यादा बढ़ने से कैंसर का सबब बन सकता है। तो उस हवाले से पेशेंट को ये अवेयरनेस देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जो मौलिज आपको अवेयरनेस अच्छी दे आप उससे ज़रूर इलाज करवाएं, और मगर कोशिश ये करें कि नेचर के करीब रहें, नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो आप इस मर्ज से छुटकारा हासिल करें। अच्छा, इसके सिम्टम्स जो हैं वो अलामात वो सब में यकसा होती हैं या औरतों में और होती हैं, बच्चों में और इस तरह? अच्छा, इसकी जो सिम्टम्स जो सी होती हैं, ये सबसे पहले आप किसी मुआलिज के पास जाते हैं तो वो उसको अच्छे तरीके से डायग्नोज कर सकता है। अगर आप खुद से करना चाहें तो कभी नहीं कर सकते। अच्छा, मुआलिज के पास आप जाते हैं तो मुआलिज सबसे पहले ये देखता है कि आपको बदहज़मी हो रही है, गैस हो रही है, मुसलसल पेट में दर्द रह रही है या खाली पेट आपको पेट में दर्द रह रही है, तो उस तशख़ीस की बिना पे आपको एक नॉर्मल से टेस्ट करवाने अगर ज़रूरत पेश आए तो करवा के, तो आप इसकी बर वक्त जौन सा ना वो अलामात पता चल सकती हैं। इस अलामात से जौन सा है कि ये इससे आपको एच प्लोरी है या नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हम स्टूल के ज़रिए भी टेस्ट करवा सकते हैं। स्टूल से भी हमें मालूम हो जाता है कि आया कि स्टूल में जौन सा इसके जरासीम आ रहे हैं, तो हमें ये मालूम हो जाता है कि ये एच प्लोरी इसमें मौजूद है। अच्छा, बेसिकली ये जो बीमारी है ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो अप होती है, एकदम कभी भी ये हमला नहीं करती। ये बहुत आहिस्ता 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 ग्रो अप होती जाती है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं। और पेशेंट ये कह रहा होता है कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही, मुझे कब्ज़ रह रही है और मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है। पेशेंट खौफ महसूस करता है और अंदर डर खौफ बढ़ जाता है क्योंकि नर्वस सिस्टम भी मुतासिर होता है और इससे मस्कुलर वीकनेस भी आती है। और पेशेंट जो है ना वो एंजाइटी के डॉक्टर के पास चला जाता है। एंजाइटी की बेतहाशा मेडिसिन खाने के बाद जब वो हमारे पास वापस लौटता है तो हमें ये मालूम हो जाता है कि पेशेंट का तो नर्वस सिस्टम बहुत डाउन हो गया है, मस्कुलर वीकनेस हो गई है,
बेसिकली उसको प्रॉब्लम स्टोमिक की थी और वो बिगड़ती बिगड़ती मस्कुलर वीकनेस पर आई और बिगड़ती हुई जो सी है वो स्टमक से ही हर बिगाड़, हर बीमारी की जड़ जो है वो आपका Exactly. मैदा अगर तंदुरुस्त है तो आप तंदुरुस्त हो तवाना है। हर बीमारी की बुनियाद बेसिकली जो है Exactly. वो आपके मैदे से शुरू होती है। बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही है। कुछ लोगों को जी हर वक्त वो उनको वॉमिटिंग फील हो रही होती है, भूख कम लगती है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनमें उनके मुंह में से अजीब सी स्मेल आ रही होती है, तो ये भी अलामात हैं एच पायलोरी की? एग्जैक्टली भूख का कम लगना, वॉमिट का रहना, हाँ। या मुसलसल जो सा ना आपके मुंह में पानी का आना, ये एक अलामात हैं। Saliva. एग्जैक्टली स्लाइवा कह सकते हैं, हाँ। और इसको म्यूकस भी कह सकते हैं। अच्छा। कि ये जब मुंह में आना शुरू हो जाता है तो ये एक इंडिकेशंस होती हैं कि इसके स्टोमिक में किसी किस्म का कोई Problem. बैक्टीरिया है Okay. जो कि उसको ख़ास तौर पर रिवर्स कर रहा है। ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको ग़िज़ा के हवाले से मैं बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग जो सा है वो गोश्त का मुतवातर इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। हाँ। मेरी मुराद इसमें गोश्त Red बिल्कुल meat है। रेड मीट, उसमें गोश्त बिल्कुल मना है। बल्कि मैं ये कहूँगा आप ख़ास तौर पर चिकन वगैरह, मीट वगैरह, इसका भी इस्तेमाल जो सा ना बिल्कुल बंद कर दें। एच प्लोरी में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ। ये इंतहाई किस्म का नुकसान मतलब मीट आपने लेना नहीं, चाहे वाइट मीट है चाहे रेड मीट है। एग्जैक्टली ये दोनों स्टॉप हैं। इसमें वो ग़िज़ा लें जिसमें ख़ास तौर पर आपकी ग़िज़ा में सुबह के नाश्ते में आपको जौ का दलिया इस्तेमाल करें। हाँ। ठीक है। दोपहर को फ्रूट इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं पहले इंडिकेट कर चुका हूँ। हाँ। ठीक है। और उसके हवाले से जौन सा ना आप रात को जौन सा ना कोशिश करें कि कम ग़िज़ा खाएं, थोड़ी ग़िज़ा खाएं, मगर खाएं ज़रूर। पेट को मुसलसल खाली ना मत रखें। और पानी का इस्तेमाल रखें, मगर पानी वो इस्तेमाल करें जो कि अच्छा फ़िल्टर शुदा हो और जरासीम से पाक हो। चाहे उसको बॉयल कर लें पानी को, या चाहे फ़िल्टर का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अच्छे तरीके से आप स्टोमिक को अपना नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो बीमारी है इसका जड़ से खात्मा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर इसका वक्ती तौर पे ट्रीटमेंट किया, ये ठीक हो गई और बाद में खुदा न खासा बीमारी दोबारा हो सकती है। सही जी है। बिल्कुल। बच्चों को भी सेम इसी तरीके से वो जो आपने नुस्खा बताया, बच्चों के लिए भी यकसा मुफीद है? बिल्कुल। बच्चों के लिए जौन सा है वो हल्दी, सौंफ और मलट्ठी को उसको हम वज़न करके आप पिसाई करते हैं, तो बच्चों को जौन सा है वो चमची का तीसरा हिस्सा, और बड़ों के लिए जौन सी है वो फुल टीस्पून भी हो सकती है खाना खाने के आधे घंटे के बाद। और मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम इस्तेमाल कर तो सकते कितने अरसे तक इस्तेमाल करना है इस नुस्खे हैं। को? ये प्रॉपरली जो है 20 to 30 डेज, ये डिपेंड करता है कि उसकी पेशेंट की नौयत कैसी है, उसके क्रॉनिक है या आया क्या उसका स्टार्ट है सही। या कैसा उसका है। ये क्रॉनिक की सूरत में कम से कम 3 माह भी, मिनिमम 3 माह तक इस्तेमाल हो सकती है। और बेसिक जो प्रॉब्लम्स इंडिकेशंस होती हैं उसमें कम से कम जो है ना ये 20 से 30 दिन तक ठीक है, इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया जी हकीम उस्मान चिश्ती साहब आपके आने के लिए।